हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। ये पार्ट 2 है। तो आप लोग जानते हैं अभी आप क्लास कर रहे थे लाइव और टॉप 25 रूल्स हम लोग उसमें कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क बहुत ही ख़राब था तो बहुत बफर हो रहा था, इसलिए अब रूल नंबर 9 तक तो वहाँ किया, लेकिन अब उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं। तो ये रिकॉर्डेड क्लास अब आप देखेंगे इसके बाद, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो कंप्लीट ग्रामर आपकी इसमें कवर हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करें पार्ट 2। पहला रूल है, एक सेकंड चेक करें ये रिकॉर्ड ना हो रहा। चलिए ठीक है, सब सही है। तो हम लोगों ने कितने रूल्स किए थे? 8 हो गए थे, 9 हो गए थे। अच्छा, 9 हुए थे। अब रूल नंबर 10 से करना है। तो अभी हम लोग ये कर रहे थे, जो आपने जहाँ पे एंड लास्ट देखा होगा पिछला वाला वीडियो, अगर आप ये बाद में देख रहे हैं तो पहला पार्ट भी देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री ये क्या होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हम ये पढ़ते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो एक चीज़ ऐसे करते हैं जैसे मोर, बेटर कुछ नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री के पहले मोर नहीं आएगा, मोस्ट बेस्ट नहीं होगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले मोस्ट नहीं होगा। उसी टाइप का ये रूल है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लाते हैं? दैन का यूज़ करते हैं ना, ही इज़ बेटर दैन यू, टॉलर दैन यू, इस तरह से कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये वर्ड जो हैं ये कुछ हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के ही वर्ड्स, लेकिन ये कुछ अलग तरह से काम करेंगे। तो कुछ अलग तरह से कैसे हैं, कुछ अनोखी बात इनके बारे में है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, ये 5 वर्ड्स याद रखिए। पहली अनोखी चीज़ है कि इनकी कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होती। दूसरी अनोखी चीज़ है कि जूनियर सीनियर का तो सुपरलेटिव होता है, जूनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट, बाकी 3 का कुछ नहीं होता, कोई सुपरलेटिव डिग्री इनका नहीं बनेगा। अब फिर इसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं, और क्या अनोखी बात है। नेक्स्ट अनोखी बात ये, अच्छा जूनियर सीनियर का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे एज में, एक्सपीरियंस में कम या ज़्यादा। सुपीरियर मतलब क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा, इन्फीरियर मतलब क्वालिटी में कम, प्रेफरेबल मतलब जिसको प्रेफर करें, ज़्यादा पसंद करें या प्राथमिकता दें। अब पहला पॉइंट तो वही है जो हम CD और SD के साथ पढ़ते हैं, कंपेयर, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के ये शॉर्ट फॉर्म्स PD, CD और SD। तो हम क्या पढ़ते हैं कि मोर या मोस्ट नहीं आएगा, मोर या मोस्ट प्लस कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री रॉन्ग, ये कॉम्बिनेशन गलत है। फिर कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैन का यूज़ होता है, लेकिन इन वर्ड्स के साथ दैन नहीं आएगा, दैन प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होगा। फिर है इन 5 वर्ड्स के साथ, CD का मतलब है ये वाले 5 वर्ड जो किए हैं, ये वाले जो 5 वर्ड्स हैं इनके साथ दैन नहीं आता, टू का यूज़ होता है और साथ में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जैसे आई सब्जेक्ट है, इसका मी ऑब्जेक्ट हो जाता है, शी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, तो हर का यूज़ होगा। ही और हिम में क्या होगा? हिम आ जाएगा। ये आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है, तो इस तरह से यूज़ करना है। आप एग्जाम्पल देखिए, मोहित इज़ मोर सीनियर देन आई। सारे रूल्स हम लोग इसमें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि सब कवर हो जाए, और आज एग्ज़ाम का बस एक दिन पहले लास्ट है, कल ही से एग्ज़ाम है, तो आप सब कुछ शॉर्ट में पढ़ लें। मोहित इज़ मोर सीनियर देन आई, सीनियर वही वाली उसी कैटेगरी का है, तो इस तरह से नहीं बोला जाएगा। सही क्या होगा? इसमें मिस्टेक थी, मोर नहीं आना चाहिए, बस मोहित इज़ सीनियर कहेंगे, देन नहीं लाएंगे, टू लाएंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाएंगे। मोहित इज़ सीनियर टू मी ऐसे कहेंगे। टी इज़ मोर प्रेफरेबल देन कॉफ़ी, मोर का यूज़ गलत है, बस कैसे होगा? टी इज़ प्रेफरेबल मतलब कॉफ़ी के कंपैरिजन में टी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। टी इज़ प्रेफरेबल टू कॉफ़ी ऐसे कहेंगे, टी इज़ प्रेफरेबल टू, मोर हटा दिया और दैन के बजाय टू लाए, तो ये रूल हो गया इसका। अब इसी में कुछ आगे चीज़ है, तो ये रूल नंबर 10 चल रहा है। अब 10 में देखिए, कुछ वर्ड्स के साथ हमने किया कि टू का यूज़ करेंगे 5 वर्ड्स के साथ, बाकी सबके साथ तो वही आता है, देन का यूज़ करते हैं। तो राहुल इज़ वाइजर देन सुनील, वाइजर, अब इसको चेक करिए, वाइजर देन है, ठीक है, सारे वर्ड्स के साथ तो देन ही लाना है ना, तो सही है ये। फिर है राहुल इज़ सीनियर टू सुनील, ये भी सही है, सीनियर के साथ टू आता है। अब अगर ये दोनों बातें हमें सेम सेंटेंस में कहनी हो तो कैसे कहेंगे?
अगर सेम सेंटेंस में कि समझदार ज़्यादा है और सीनियर है तो दोनों वर्ड्स रिपीट करने होंगे। राहुल इज़ वाइजर देन एंड सीनियर टू सुनील। वाइजर देन आएगा, सीनियर टू आएगा, दोनों चीज़ें लिखनी होंगी जिसके साथ जो आता है। वाइजर के साथ देन आता है, सीनियर के साथ टू। इसी तरह से हम सेंटेंस को उल्टा करते, राहुल इज सीनियर टू एंड वाइजर देन। सीनियर टू आता और वाइजर देन आता, इस तरह से होगा। जिसके साथ जो आता है वो लिखना होगा। इसी टाइप का एक रूल है, अब इसमें आगे कर रहे हैं एज प्लस एज और सो प्लस एज। इनके बारे में पहली कॉमन बात यह है कि पॉजिटिव डिग्री इनके साथ आती है। देन या टू के साथ क्या आता है? कंपेरेटिव डिग्री। देन या टू को तो अभी किया, एज प्लस एज और सो प्लस एज के साथ पॉजिटिव डिग्री। अब आपस में भी थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। एज प्लस एज और सो प्लस एज का मतलब होता है बराबर या इक्वल। ये आता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में एज प्लस एज आता है, सो प्लस एज सिर्फ नेगेटिव में आता है। ये याद रखिएगा, इसमें एग्जैक्टली यही है। ऐसा नहीं कि एज प्लस एज सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, सो प्लस एज सिर्फ नेगेटिव में। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो और कोई एक आपको चुनना हो तो नेगेटिव में बेटर हो जाएगा सो प्लस एज। नेगेटिव में बेटर सो प्लस एज है। अब देन और टू कंपेरेटिव डिग्री के साथ आएगा। जैसे सेंटेंस एक देखिए एज प्लस एज का, ही इज एज गुड एज यू, एज टॉल एज यू। वो तुम्हारे बराबर लंबा है, तुम्हारे बराबर अच्छा है, ऐसे कहेंगे। एज प्लस एज के साथ गुड लाएंगे। ही इज एज बेटर नहीं कह सकते। अब है सेंटेंस जैसे पिछला किया था, अमित इज बेटर देन रोहन, सही है, बेटर के साथ देन आता है। अमित इज एज यंग एज रोहन, सही है, ये पॉजिटिव डिग्री है। यंग, यंगर, यंगेस्ट, पॉजिटिव डिग्री के साथ एज प्लस एज होता है, ये भी करेक्ट है। अब अगर हमें दोनों बातें सेम सेंटेंस में कहनी है तो कैसे कहेंगे? बेटर के साथ देन आता है, आ गया, एज प्लस एज पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, वो भी आ गया। तो अमित इज बेटर देन एंड एज यंग एज रोहन, ये कहेंगे बेटर देन एज यंग एंड एज यंग एज रोहन। जिसके साथ जो आता है वो लिखेंगे, जैसे अभी किया था वही चीज़ यहाँ है। कंपेरेटिव डिग्री है तो देन, पॉजिटिव डिग्री है तो एज प्लस एज। ये रूल हुआ इसका। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट रूल है, ये रूल नंबर 10 था। 11th, दैट या दोस प्लस प्रेपोजिशन। दैट या दोस प्लस प्रेपोजिशन में पहली चीज़ तो ये है कि ये जो दैट या दोज हैं ये दोनों प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन की जगह पर आना। जो वर्ड नाउन की जगह पर आता है कि नाउन रिपीट ना हो। आपस में डिफरेंस क्या है? दैट है सिंगुलर और दोज है प्लूरल, ये डिफरेंस हुआ सिंगुलर प्लूरल का। अब कहें सेंटेंस से समझिए, यूपी इज़ बेटर देन राजस्थान कह रहे हैं तो सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि यूपी स्टेट राजस्थान स्टेट से बेटर है। यूपी स्टेट राजस्थान स्टेट से बेटर है, ये बोल रहे हैं। मतलब कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है दो स्टेट्स के बीच में, एक ही तरह की चीज़ों में कंपैरिजन है, यूपी और राजस्थान के बीच में। नेक्स्ट कह रहे हैं, सेंटेंस तो बिल्कुल सही था। अब द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज़ बेटर देन राजस्थान, ये गलत है, क्योंकि एक तरफ हम क्लाइमेट ऑफ यूपी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्टेट की। यूपी का क्लाइमेट राजस्थान स्टेट से बेटर है, ये नहीं हो सकता। हमें या तो दोनों स्टेट्स को आपस में कंपेयर करना होगा या दोनों जगह के क्लाइमेट्स को करना होगा कि यूपी का क्लाइमेट राजस्थान के क्लाइमेट से बेटर। तो ये रॉन्ग है कि एक जगह के क्लाइमेट को ले रहे हैं, दूसरी जगह पूरा स्टेट ही ले रहे हैं, तो ये रॉन्ग था। आप सही अगर ऐसे करें तो सही है क्या? द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज़ बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों तरफ क्लाइमेट की बात हो रही है, दोनों तरफ हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट को क्लाइमेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो करेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस को सुधारा जा सकता है, इम्प्रूव कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि क्लाइमेट वर्ड दो बार आ रहा है, मतलब नाउन रिपीट हो रहा है। एक नाउन आ चुका था, फिर एक और नाउन आया उसी के लिए। तो रिपीट नाउन को ना करें, उसकी जगह क्या लाएंगे? कोई प्रोनाउन लाएं। और प्रोनाउन क्या लाएंगे? दैट या दोज में से कुछ लाना है। सिंगुलर है तो दैट है, प्लूरल है तो दोज। क्लाइमेट तो सिंगुलर है, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दैट ले आएंगे, ये एक प्रोनाउन हुआ।
और आया है ये क्लाइमेट के लिए। द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज़ बेटर दैन दैट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे डबल टिक लगा लें, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज़ बेटर दैन दैट ऑफ राजस्थान ये बोलेंगे, मतलब इसका वही हुआ दैन द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। अब इसी तरह से मान लीजिए प्लूरल होता, प्लूरल कैसे करते, जैसे हम कहते द रोड्स ऑफ यूपी, द रोड्स ऑफ यूपी आर बेटर देन द रोड्स ऑफ राजस्थान, या फिर देन दोज ऑफ राजस्थान, फिर ऐसे कहते देन दोज ऑफ राजस्थान। दोज क्यों लाते, क्योंकि प्लूरल था, प्लूरल हमें लाना है रोड्स के लिए, तो इसीलिए प्लूरल प्रोनाउन लाए। आगे बढ़े अब, ये रूल नंबर 11। अब 12, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। ये रूल हम लोग जब चैप्टर पढ़ा था तो अलग तरह से करते थे, अब शॉर्ट में कर रहे हैं। और अ नंबर ऑफ का मतलब क्या है, अ नंबर ऑफ एक ईडियम की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है कई। कई मतलब है, तो जब कई कह रहे हैं या सेवरल, तो दोनों चीज़ें प्लूरल हो जाएंगी, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब इसके बाद। और एक होता है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ कहेंगे तो प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। अब देखिए, अ नंबर ऑफ बॉय या बॉयज इज आर प्लेइंग, तो अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग ये कहेंगे, मतलब कई लड़के खेल रहे हैं, कई लड़का नहीं बोला जाएगा, कई लड़के खेल रहे हैं। अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग ये हुआ। नेक्स्ट है, तो अ नंबर ऑफ के बाद दोनों चीज़ें प्लूरल हो गई। अब कह रहे हैं द नंबर ऑफ सक्सेसफुल बॉय या बॉयज इज या आर नोन, इसका हिंदी क्या होगी, सफल लड़कों की संख्या पता है, सफल लड़कों की संख्या पता है ये कह रहे हैं। तो द नंबर ऑफ के बाद क्या लाते हैं, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब ये हुआ। और रीज़न क्या है, रीज़न कोई आपको ऐसे रटना नहीं है, रट भी सकते हैं लेकिन समझ के करिए। अ नंबर ऑफ का मतलब कई था, तो कई के हिसाब से बॉयज़ हुआ। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़, कौन खेल रहा है, बॉयज़ खेल रहे हैं, तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग वर्ब आ गया। कई की वजह से बॉयज़ आया था, बॉयज़ सब्जेक्ट है तो इसीलिए आर हो गया। अब कह रहे हैं क्या चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है, नंबर पता है, तो जिसके बारे में सेंटेंस है वो सब्जेक्ट है, मतलब नंबर। अब नंबर बॉयज़ से कोई मतलब ही नहीं, नंबर के हिसाब से इज आया। और एक सफल लड़का नहीं, सफल लड़कों की संख्या पता है, तो जब आप एक ही लड़का कह रहे हैं तो फिर क्या कह रहे हैं कि संख्या पता है, तो द नंबर ऑफ सक्सेसफुल बॉयज़ इज नोन ऐसे बोलेंगे। रूल नंबर 13, एंड एज वेल एज, अब इन सबको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है। देखिए, इन वर्ड से अगर आप दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करें तो फिर वर्ब क्या आएगा। अगर एंड से दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं तो वर्ब प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट ज्वाइन हो वर्ब प्लूरल होगा। एज वेल एज से ज्वाइन होगा तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। एंड के साथ प्लूरल और सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा अगर एज वेल एज से ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों के मीनिंग सेम है, दोनों के मतलब एक ही हैं, वो और वाला मतलब निकलता है हिंदी का और। अब आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें क्या रूल है, इनका मीनिंग तो अलग अलग है, अब मीनिंग अभी देखते हैं क्या है, लेकिन रूल सेम है। इन तीनों का रूल ये है कि सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब लाएं, सब्जेक्ट टू के हिसाब से वर्ब लाएंगे। अब देखिए सेंटेंस है, वो और मैं जा रहे हैं, ही एंड आई आर गोइंग, वो और मैं कह रहे हैं तो ही एंड आई आर गोइंग कहेंगे, क्योंकि एंड जो है वो प्लस का काम कर रहा है, एंड के साथ प्लूरल होगा। ही एज वेल एज आई, अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट वन के हिसाब से वर्ब लाना है जो भी पहले नंबर पे हम रख रहे हैं, तो ही के हिसाब से यहाँ पे सेकेंड, ही के हिसाब से इज हो जाएगा, तो इस सही हुआ। ही एज वेल एज आई इज गोइंग ये कहेंगे, मीनिंग एक ही है, वो और मैं जा रहे हैं। नेक्स्ट, आइदर और वाला देखिए, या तो अशोक जा रहा है या मैं, आइदर और का मतलब होता है या तो ये या वो, या तो अशोक जा रहा है या मैं, तो अशोक एक सब्जेक्ट हुआ, एक आई हुआ, आई के हिसाब से एम आया, सही है, आइदर अशोक और आई एम गोइंग। ना अशोक जा रहा ना मैं जा रहा हूँ,
इसको कहेंगे आप नाइदर नॉर से, ना ये ना वो। नाइदर का नॉर से कॉम्बिनेशन होता है तो सब्जेक्ट टू के हिसाब से वर्ब आएगा, सही है। नाइदर अशोक नॉर आई एम गोइंग। और सिर्फ अशोक ही नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, तो इसका क्या रूल है? सेम रूल, सब्जेक्ट टू के हिसाब से वर्ब आया। नॉट ओनली अशोक बट ऑल्सो, एक सेकेंड, ये तो मिसप्रिंट हो गया। नॉट ओनली अशोक बट ऑल्सो आई, नॉट ओनली अशोक बट ऑल्सो आई एम गोइंग। तो नॉट ओनली का बट ऑल्सो से कॉम्बिनेशन करेंगे, सिर्फ अशोक ही नहीं, मैं भी जा रहा हूँ। ये रूल हो गया सबका। हम आगे बढ़े। 14th, लेस्ट कंजंक्शन है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, इसका ये मतलब है। और इसका ये रूल है कि इसके बाद कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आता, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लाएंगे क्योंकि खुद ही नेगेटिव है। लेस्ट के बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, लेकिन एक और चीज़ पॉसिबल है कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएं। शुड प्लस V1 लाएं या सिर्फ V1 लाएं, मतलब शुड को छुपा दें, सिर्फ V1 यूज़ करें, ये भी पॉसिबल। डबल टिक लगाए जिस पे वो ज़्यादा अच्छा है, शुड वाला ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे कहें कि उसे पढ़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो पास, शी डज नॉट पास, कहीं ऐसा ना हो कि वो पास ना हो, ही शुड नॉट पास। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, इसको फेल कर लेते हैं, इसको सबको, ही शुड नॉट, नहीं ये चलिए गलत हो गए। ही डज नॉट, फेल यहाँ है, फॉल कर दिया। उसे पढ़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, तो फेल। अब इसमें कौन सा सही है, ये देखिए। तो यहाँ पे होगा ही शुड स्टडी लेस्ट ही डज नॉट फेल, रॉन्ग हो गया क्योंकि नेगेटिव वर्ड आएगा नहीं। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड वाला रॉन्ग है, नेगेटिव वर्ड यहाँ पे आ रहा है तो रॉन्ग। नेक्स्ट है ही शुड स्टडी लेस्ट ही शुड फेल, ही के बाद शुड प्लस V1 का यूज़ किया, बिल्कुल सही है। या फिर ही शुड स्टडी, इस पर डबल टिक लगा लें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। अब फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है? गो, प्ले, सिंग, ईट, ऐसे। आप गोज के हैं, प्लेज, सिंग्स, ईट्स, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हुई। यहाँ पे होना चाहिए था लेस्ट ही फेल, ये कह सकते हैं, ये सही है। लेस्ट ही शुड फेल कहिए या लेस्ट ही फेल कहिए। तो ये ना सोचिएगा कि सब्जेक्ट तो ही है तो सिंगुलर के हिसाब से फेल्स कर दें, हमें तो V1 लाना है। रूल तो ये है ना कि V1 लाइए बस, और V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फेल हो गई। तो दोनों मेथड सही हैं, 3 और 4, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा है? 3 ज़्यादा अच्छा है। तो लेस्ट के बाद शुड लाएंगे और नेगेटिव वर्ड कुछ नहीं लाएंगे। रूल नंबर 15, ऑल दो या दो का मीनिंग सेम है, हिंदी में लिखा है यद्यपि, हालांकि। हालांकि यद्यपि मतलब है, और दोनों के साथ क्या होता है? बट या येट में से क्या है? बट बिल्कुल नहीं आ सकता, येट ला सकते हैं। और येट भी लेकिन ऑप्शनल होता है, इसको लिख लें ऑप्शनल, मतलब चाहे यूज़ करिए चाहे ना भी लाइए वो भी सही है। चाहे लाइए, चाहे कॉमा ले आइए इसकी जगह, चाहे कुछ भी ना लाइए वो भी चलेगा, लेकिन बट बिल्कुल नहीं आएगा। अब सेंटेंस है, हालांकि वो बीमार है फिर भी वो खेल रहा है। बट का मतलब लेकिन होता है, बट मतलब लेकिन हो गया, और येट का मतलब हो गया फिर भी, येट का मतलब फिर भी। तो अब देखिए, हालांकि वो बीमार है फिर भी वो खेल रहा है, तो ऑल दो या दो में से कुछ भी ला सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेटर ऑल दो होता है, बीच में थोड़ा बेटर दो होता है तो दोनों ही सही। ऑल दो ही वॉज, वो बीमार था फिर भी खेल रहा था। ऑल दो ही वॉज सिक येट ही वॉज प्लेइंग, ऑल दो ही वॉज सिक येट ही वॉज प्लेइंग, ये करेक्ट है। या आप ये कहिए ऑल दो ही वॉज सिक ही वॉज प्लेइंग, ऑल दो ही वॉज सिक ही वॉज प्लेइंग, दो ही वॉज सिक ही वॉज प्लेइंग, ऐसे कहिए। नेक्स्ट है ही वॉज प्लेइंग ऑल दो या दो ही वॉज सिक, हम इसको उलट के भी बोल सकते हैं, ये रिवर्सिबल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं ही वॉज प्लेइंग का हिस्सा पहले ले आए, ही वॉज प्लेइंग ऑल दो ही वॉज सिक,
ही वॉज प्लेइंग दो ही वॉज सिक, ये भी बोल सकते। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन लास्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज प्लेइंग ही वॉज सिक दो या ही वॉज सिक ऑल दो। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि स्टार्टिंग में दोनों सही थे, ऑल दो या दो, बीच में ऑल दो दो दोनों सही हैं, लेकिन लास्ट में सिर्फ दो करेक्ट है, सिर्फ दो सही होता है, ऑल दो रॉन्ग है। शायद आपको पीछे का ये गायब हो रहा हो, लेकिन अब पीडीएफ में मिल ही जाएगा आपको। ऑल दो या दो नीचे लिखा है, ही वॉज सिक ऑल दो या दो, कौन सा होगा? सेंटेंस के लास्ट में ऑल दो नहीं आता। इसी तरह एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑल दो के हैं लास्ट में नहीं ला सकते, इसी तरह से सेंटेंस में लास्ट में ऑल्सो भी नहीं आ सकता। ऑल्सो अलग वर्ड हो गया भी के लिए, लेकिन लास्ट में बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये एंड में यूज़ नहीं होंगे, ये रूल हुआ। और बट बिल्कुल नहीं आएगा। रूल 16, अब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट 3-4 रूल्स में है। नो सूनर। नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही एक काम हुआ वैसे ही दूसरा हो गया, जैसे ही एक काम हुआ वैसे ही दूसरा हो गया। तो आप इसको एज सून एज भी कह सकते हैं। एज सून एज कहेंगे तो, अच्छा पहले नो सूनर को देख लें। नो सूनर अगर कहेंगे तो देन का यूज इसके साथ होगा। नो सूनर का कॉम्बिनेशन THAN देन के साथ होता है। जैसे कहें एज सून एज अशोक केम रोहित वेंट। अब कैसे कैसे यूज करना है वो देखते हैं। जैसे ही अशोक आया वैसे ही रोहित चला गया, जैसे ही अशोक आया वैसे ही रोहित चला गया, हम ये कह रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, एज सून एज अकेला यूज होता है, इसके साथ देन या देन या वेन कुछ नहीं आता। देन देन वेन सब कुछ गलत है, कुछ नहीं आएगा। ये कॉमा लगा दीजिए, या कॉमा ना भी हो तब भी चलेगा। एज सून एज अशोक केम रोहित वेंट ऐसे कहेंगे। अब नो सूनर से बनाने के लिए पहला मेथड ये है। नो सूनर से हम दो एक्शन हो रहे हैं ना, एक अशोक आया एक रोहित गया, तो दोनों एक्शन में कौन सा टेंस यूज करेंगे? दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2। अब होगा, क्या ये सही है? अशोक केम नो सूनर देन रोहित वेंट। ये इतना रिपीट होता है लेकिन तब भी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। सेंटेंस क्या बिल्कुल सही होगा? नो सूनर का कॉम्बिनेशन THAN से है। मिस्टेक कैसे आ सकती है? THEN दे दिया, AN आएगा, करेक्ट है। नो सूनर क्या सेंटेंस के बीच में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। नो सूनर सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, हाँ ज़्यादातर स्टार्टिंग में देते हैं लेकिन बीच में भी करेक्ट है। तो नो सूनर सेंटेंस के बीच में आया, देन से जुड़ा है, टेंसेस भी सही हैं। कम केम कम, गो वेंट गॉन, तो सब कुछ सही था। अब ये बात कहने का ज़्यादा कॉमन मेथड है कि नो सूनर को सेंटेंस के शुरू में रखें, लेकिन जब शुरू में रखेंगे तो ये देन से अलग हो जाएगा। ठीक है, दोनों टेंसेस भी सही हैं, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन फिर भी सेंटेंस रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है? जब नो सूनर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में इन्वर्जन होता है। सेंटेंस के फर्स्ट हिस्से में इन्वर्जन होगा, तो अब सही सेंटेंस क्या होगा? इन्वर्जन का मतलब क्या है? सेंटेंस को क्वेश्चन की तरह बनाइए, इंट्रोगेटिव की तरह, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट के। सवाल इसी तरह तो बनता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो नो सूनर अशोक केम है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन कैसे बनता है? डिड लगाते हैं, डिड प्लस V1। तो नो सूनर डिड अशोक कम, क्या अशोक आया था, जैसे आप ये कहना चाह रहे हो। नो सूनर डिड अशोक कम देन रोहित वेंट, ये हो गया। नो सूनर डिड अशोक कम देन रोहित वेंट ऐसे कहेंगे। ये हमारा सही मेथड है। तो अब दो सही हुए, फर्स्ट भी सही था, थर्ड भी सही है। ठीक है, दो मेथड्स हैं, दोनों का सेम मीनिंग निकल रहा है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, ज़्यादा कॉमन यही है नो सूनर को स्टार्टिंग में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट वाला मेथड था कि दोनों एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखें। अब दूसरा मेथड ये है, एक और मेथड है, वो थोड़ा कम पूछा जाता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रेयर हो। सेकंड मेथड है, दोनों एक्शन को किस में रखें? पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। मतलब है कि पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में रखिए, दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये होगा अशोक, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, कम केम कम,
नो सूनर को बीच में रखा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट आया, बिल्कुल सही है। अब नो सूनर को स्टार्टिंग में रखें तो ये देन से अलग हो जाएगा, और टेंसेस तो सही है लेकिन फिर भी सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इन्वर्जन होगा जब नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है। अब क्वेश्चन की तरह कैसे बनेगा? ये हो जाएगा नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हैड अशोक कम, नो सूनर हैड अशोक कम देन रोहित वेंट, इस तरह से करेंगे। पास्ट परफेक्ट भी हो गया, देन से कॉम्बिनेशन भी, और इन्वर्जन भी हो गया जब स्टार्टिंग में। तो दो मेथड सही है, 1 और 3 ये करेक्ट है। तो नो सूनर का ये रूल हुआ, देन के साथ कॉम्बिनेशन और दो टेंसेस के कॉम्बिनेशन है, और स्टार्टिंग में तो इन्वर्जन। अब आगे बढ़े, 16 था, 17 इसी टाइप का रूल अगला है। अगला ये हार्डली स्केर्सली के साथ क्या आता है? हार्डली स्केर्सली का भी मतलब वही है, जैसे एक काम हुआ वैसे दूसरा हुआ। एज सुन एज, वेन इसके साथ आता है लेकिन बिफोर भी करेक्ट है, तो वेन पे डबल टिक लगाया है। इसमें एक ही कॉम्बिनेशन है, ओल्ड इंग्लिश में एक और भी होता था लेकिन अब उसको पूछा नहीं जाता। बस ये है पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट, दूसरे में इंडेफिनिट। सेंटेंस वही है, जैसी अशोक आया वैसी रोहित चला गया। तो पहला सेंटेंस क्या सही होगा? अशोक हैड कम हार्डली या स्केर्सली वेन बिफोर रोहित वेंट। हार्डली या स्केर्सली बीच में आ सकता है, वेन से और बिफोर से जुड़ा रहता है, सही है, टेंसेस भी सही हैं, लेकिन सेंटेंस रॉन्ग। सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हार्डली स्केर्सली के बारे में एक और चीज़ आपको देखनी है कि ये मेन वर्ब के पहले आएगा। ये भी ज़रूरी चीज़ है, मेन वर्ब के पहले रखेंगे हार्डली स्केर्सली को। तो फिर पहला रॉन्ग था, अब ये कम के पहले आना चाहिए, ये सही हो गया। अशोक हैड हार्डली कम व्हेन रोहित वेंट, अशोक हैड स्केर्सली कम व्हेन रोहित वेंट, ऐसे कहेंगे। या हार्डली स्केर्सली को स्टार्टिंग में रखिए, स्टार्टिंग में रखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में इन्वर्जन करना होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर से इन्वर्जन करेंगे तो अब सही क्या होगा? अब ये सही है, हार्डली या स्केर्सली में से कुछ भी हो, स्टार्टिंग में हो बस। तो हैड अशोक कम, क्वेश्चन की तरह बना दिया, हैड अशोक कम व्हेन या बिफोर, व्हेन या बिफोर रोहित वेंट। सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं करना। इन्वर्जन जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव पार्ट्स में होता है, ज़्यादातर नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट करें तब होता है, ज़्यादातर ऐसा ही है। जैसे नेवर से आप स्टार्ट करें जो हिस्सा, फिर नेवर, सेल्डम, रेयरली, ये भी नेगेटिव वर्ड्स हैं, इसमें भी इन्वर्जन करते हैं ना जब स्टार्टिंग में आते हैं। नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, इन सब के साथ इन्वर्जन होता है। नेवर डज ही गो, नेवर विल ही कम, ऐसे कहेंगे। तो पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। आगे बढ़ें, तो अब इसको सबको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जब क्लास में रूल किया होगा तो काफ़ी स्लोली बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके, लेकिन अब ये रिविजन है, आपका जल्दी से रिविजन हो जाए 25 रूल्स। नेक्स्ट देखिए, अब इनफ का रूल। इनफ के कौन सी रचना सही है? एडजेक्टिव या एडवर्ब से इनफ का रिलेशन है तो किधर आएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में इनफ आएगा, ये सही है। एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस इनफ। जैसे हम कहेंगे इनफ टॉल, इनफ का मतलब पर्याप्त, वो पर्याप्त लंबा है, कहेंगे ही इज टॉल इनफ। इसी तरह से दिस इज गुड इनफ, तो टॉल और गुड एडजेक्टिव्स हो गए, ये दोनों एडजेक्टिव हैं और इनके बाद आया टॉल इनफ, गुड इनफ, नाइस इनफ, काइंड इनफ, ऐसे कहेंगे बाद में इनफ। नेक्स्ट है इसी तरह से ही वॉज वर्किंग इनफ क्विकली, ये भी रूल बहुत पूछा जाता है। देखिए अब यहाँ पर इसी रूल में एक और चीज़ कर लें, ही वॉज वर्किंग कह रहे हैं, वर्किंग है वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम किसका होता है? एडवर्ब का होता है ना। एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब का क्या है? एडवर्ब का काम है किसी वर्ब को, मेनली किसको डिस्क्राइब करेगा? ज़्यादातर इन चीज़ों को, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या किसी दूसरे एडवर्ब को, ये चीज़ें हैं। वर्ब एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा। अब ही वॉज वर्किंग कह रहे हैं तो वर्किंग वर्ब है, एक्शन दिखा रहा है, कैसे काम कर रहा था? जैसे आप कहें ही वॉज वर्किंग क्विक नहीं कहेंगे, मैनर दिखाने के लिए फिर ly एडवर्ब में लगा देंगे क्विकली, क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए। ये एडवर्ब हो गया,
और हम कहना चाह रहे हैं वो तेज़ी से काम कर रहा था। अब कौन सा बोलेंगे? अब कितना तेज़ी से काम कर रहा था? पर्याप्त तेज़ी से। तो क्विकली को डिस्क्राइब करने के लिए अब ये इनफ आना है, तो किधर आएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में इनफ आएगा। तो ही वॉज वर्किंग क्विकली इनफ, ये होगा। ही वॉज वर्किंग क्विकली इनफ, ही वॉज टॉकिंग क्लियरली इनफ, ये कहेंगे। तो टॉकिंग है वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए ये क्लियरली वर्ड आया, तो क्लियरली एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये टॉकिंग को वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये इनफ किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इनफ क्लियरली को। कितना क्लियरली? पर्याप्त क्लियरली। तो ये खुद भी एडवर्ब हुआ ना, क्योंकि एडवर्ब का एक काम ये भी तो होता है कि दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो ही वॉज वर्किंग, ही वॉज टॉकिंग क्लियरली इनफ, इनफ बाद में आया। नाइस इनफ, टॉल इनफ ऐसे कहा था, उसी तरह से क्लियरली इनफ, क्विकली इनफ, फास्ट इनफ ऐसे बोलेंगे। और तो ये याद रखिएगा, एडजेक्टिव में दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है? एल वाई लगाने से ज़्यादातर उसकी मैनर वाला एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एल वाई लगाने से ज़्यादातर, ये नहीं कि हमेशा ही, लेकिन एल वाई लगाने से, जैसे ही वॉज वर्किंग क्विकली, नाइसली, ही वॉज टॉकिंग पोलाइटली ऐसे बोलेंगे, एल वाई लगा देंगे। ही स्टॉप्ड सडनली, स्टॉप को डिस्क्राइब करने के लिए आ रहा है। कुछ इसमें एक्सेप्शन है जो आपको पता है, जैसे कावर्डली, निगार्डली है, अगली, सिली, एल वाई लगा है लेकिन वो एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट 19, ये भी है 5 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में ज़रूर होगा। 5 में वो नो सूनर आता है, हार्डली आता है और ये आता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट में से है। अब ये है 3 पार्ट्स में है, थोड़ा सा लंबा रूल। विल, शैल, वुड का यूज़ कंडीशनल क्लॉज में नहीं होता। कंडीशनल क्लॉज का मतलब है जिसमें यदि लगा हुआ है, जिसमें भी यदि की कंडीशन वाली सेंस आ रही है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उसमें विल, शैल, वुड नहीं आएगा। यदि के लिए कौन से वर्ड्स हैं? इफ़, सपोज, सपोजिंग, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, ये सब हैं। उसमें जैसे हम लोग एक रूल करते हैं, सपोज इफ़ कुछ नहीं होता, सपोजिंग इफ़ नहीं होता, क्योंकि सपोज और इफ़ के हैं या सपोजिंग के हैं, सबके तो सेम ही मतलब है ना। तो अब ये ओरली भी बीच बीच में कुछ ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, सपोज इफ़ कुछ नहीं होगा, सपोजिंग इफ़ नहीं होगा। तो अब ये है, क्योंकि सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे इतनी सारी चीज़ें क्या क्या बताई जा रही हैं। सब आपने पढ़ा है, लास्ट मिनट रिविजन है ये। अब देखिए, विल, शैल, वुड का यूज किस हिस्से में नहीं होगा? जिसमें इफ़ लगा हुआ है। इफ़ ही विल स्टडी, ही विल पास, यदि वो पढ़ेगा तो पास होगा, ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज कौन सा है? ये है कंडीशनल क्लॉज है जिसमें इफ़ लगा है। ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसमें विल, शैल, वुड ला नहीं सकते थे। अब सही कैसे करें? सही होगा, नीचे रूल दिया है, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट लाएंगे और दूसरी तरफ लाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ़ ही स्टडीज़, प्रेजेंट में तो ऐसे ही होता है ना, दोनों तरफ फ्यूचर नहीं करना। इफ़ ही स्टडीज़, ही सिंगुलर है तो स्टडीज़ हो गया, दे होता तो स्टडी होता, और दूसरी तरफ तो सही था, फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल पास। इफ़ ही स्टडीज़, ही विल पास ऐसे कहेंगे। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें कि ये होगा तो ये होगा, अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ये रूल होता है जो वाइट से लिखा है, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरी साइड में फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसको उलट के भी बोल सकते हैं, उलट के भी कह सकते हैं ना, जैसे हम ये भी कह सकते हैं, ही विल पास इफ़ ही स्टडीज़, ही विल पास इफ़ ही स्टडीज़, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो भी कंडीशनल वाले होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ ही स्टडीड ही वुड पास। अब यहाँ पे कह रहे हैं यदि वो पढ़ ले तो पास हो जाए, मतलब फ्यूचर की इमेजिनेशन है ये। फ्यूचर में हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा चांस लग नहीं रहा कि पढ़ेगा, लेकिन बाय चांस पढ़ लेता है तो पास भी हो जाएगा। ये सबसे कम पूछा जाता है तीनों में। लेकिन अगर ऐसा है कि इफ़ के बाद पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो सेंटेंस सही था। इफ़ के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ वुड प्लस V1 आएगा। इफ़ ही स्टडीड ही वुड पास, यदि वो पढ़ ले तो पास हो जाए, इस तरह यूज़ करेंगे। सही है, मतलब आपको लग नहीं रहा कि पढ़ेगा, पढ़ेगा नहीं तो पास भी क्या होगा, लेकिन किसी तरह पढ़ लिया अगर तो पास हो जाएगा फिर। इफ़ ही स्टडीड ही वुड पास, या उलट के बोल दीजिए ही वुड पास इफ़ ही स्टडीड। नेक्स्ट स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट ये है,
इफ़ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड। इसका मतलब क्या है, यदि उसने पढ़ा होता तो पास हो गया होता। मतलब ये हम पास्ट का इमेजिनेशन बोल रहे हैं। पास्ट है लेकिन इमेजिनेशन, मतलब पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा होता तो फिर पास हो गया होता, मतलब पढ़ा ही नहीं तो फिर पास भी नहीं हुआ। तो ये सही सेंटेंस लिखे हैं क्योंकि इसका रूल है पास परफेक्ट लाते हैं इसमें। पास परफेक्ट कब यूज़ होता है, पास परफेक्ट का मतलब अभी क्या किया था हम लोगों ने, ये जो क्लास है 25 रूल्स की, ये 2 पार्ट्स में हो रही है। तो एक पार्ट लाइव क्लास हुआ था, नेटवर्क इशू हुआ था, अब ये रिकॉर्डेड देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने थोड़ा पास परफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। पास परफेक्ट क्या होता है, 2 एक्शन जब हों तब यूज़ करते हैं। और पास परफेक्ट में क्या होता है, ये पास्ट ऑफ पास्ट है। जब 2 पास्ट एक्शंस हो रहे हैं तो जो ज़्यादा पुराना वाला काम है उसमें पास परफेक्ट लाते हैं। वही लॉजिक यहाँ पे फॉलो हुआ है। अगर उसने पास्ट में पढ़ा होता तो फिर पास हो गया होता, मतलब ज़्यादा पुराना तो पढ़ने वाला एक्शन है तो पास परफेक्ट आ गया इसमें। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सही है, इफ़ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड। अब इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वल टू हैड ही स्टडीड ही वुड हैव पास्ड, ऐसे भी बोल सकते। मतलब क्या किया यहाँ पे, मीनिंग सेम है लेकिन कर ये रहे हैं, सब्जेक्ट इफ़ को हटा दिया, सब्जेक्ट के पहले हैड ले आए। इफ़ को हटा दिया, सब्जेक्ट के पहले हैड, और हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरी तरफ होगा वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ सेम है। तो ये भी क्या है, पास्ट इमेजिनेशन है। यदि ये काम हुआ होता तो ये भी हो जाता, यदि पहला हुआ होता तो दूसरा हो जाता। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़े तो कंडीशनल में ये चीज़ बहुत पूछी जाती है। कंडीशनल में जो अभी एक और चीज़ बताई थी, सपोज इफ़, जैसे सपोज इफ़ और सपोजिंग इफ़ कुछ नहीं होता, ये भी पता होना चाहिए। सपोज इफ़, सपोजिंग इफ़ कुछ नहीं है। इसी तरह से एक अनलेस प्लस नॉट नहीं होता। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अनलेस के बाद नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा क्योंकि अनलेस खुद ही नेगेटिव है। इसी में एक चीज़ और डिस्कस कर लें, टिल अनटिल, टिल अनटिल के बाद भी नॉट नहीं होता। तो टिल अनटिल और अनलेस सबके साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग, ये भी। 25 रूल्स वैसे तो कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा इधर उधर की भी चीज़ें काफ़ी हो रही हैं। रूल नंबर 19 था, अब 20 है, बहुत छोटा सा रूल। इट के बाद इज़ या वॉज में से कुछ आए तो आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव फॉर्म लानी है, ऑब्जेक्ट नहीं लाना। क्योंकि थोड़ा डिफरेंस ये होता है मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंग्लिश का, कि हमें ट्रेडिशनल फॉलो करनी है, जो पुराना रूल चला आ रहा है। मॉडर्न जो चेंजेस हुए हैं वो फॉलो नहीं करने। इट के बाद इज़ या वॉज आए सब्जेक्टिव फॉर्म, इट इज़ आई हु इज़ हेल्पिंग देम, वो मैं हूँ जो उनकी मदद कर रहा है। इट के बाद इज़ आया तो सब्जेक्टिव फॉर्म आई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आई सब्जेक्ट है तो फिर इज़ नहीं होगा, फिर एम हो जाएगा। ये भी पूछते हैं, तो सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना देखिएगा, वर्ब भी उसी सब्जेक्ट के हिसाब से। इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग देम, वो मैं हूँ जो उनकी मदद कर रहा है। इट वॉज के बाद सब्जेक्ट दे आया, इट वॉज दे हु वर, दे प्लूरल था इसलिए वर आ गया। वे थे जो उनकी मदद, वो खेल रहे थे, वे थे जो खेल रहे थे, बस इतना रूल था। नेक्स्ट 21, अब ये थोड़ा लंबा है। ईच और एवरी का डिफरेंस, ईच और एवरी का डिफरेंस ये है, ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों है, और एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है। एवरी सिर्फ एडजेक्टिव, अब इसका क्या मतलब है, अब ये वैसे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था जब रूल किया था, लेकिन अभी फ़िलहाल शॉर्ट में आप इस तरह समझ लीजिए कि एवरी के बाद ज़रूरी है कि कोई नाउन आए। एवरी के बाद ये चीज़ ज़रूरी है कि जस्ट बाद नाउन आए, ये चीज़ ज़रूरी है। अभी इस तरह समझ लें। अब क्या है, और एवरी और ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, प्रत्येक या हर एक मतलब है। अब क्या है, ईच बॉय या बॉयज़ इज़ या आर प्लेइंग, क्या होगा, हर एक लड़का खेल रहा है। नीचे रूल दिया है ईच एवरी के बाद दोनों चीज़ें सिंगुलर, ईच बॉय इज़ प्लेइंग, ये कहेंगे ईच बॉय इज़ प्लेइंग, हर एक लड़का खेल रहा है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वल टू एवरी बॉय इज़ प्लेइंग, एवरी बॉय इज़ प्लेइंग ये कहा। और एवरी के बाद कंडीशन थी कि कोई नाउन आना चाहिए, वो आ गया, बॉय आ गया। एवरी बॉय, एवरी बुक, एवरी चाइल्ड, ईच बॉय, ईच बुक, ईच चाइल्ड, ऐसे कहेंगे।
ये रूल का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट देखें तो नीचे रूल है ईच एवरी के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। सेकेंड पार्ट इसका, अच्छा पार्ट्स के हिसाब से नहीं किया, चलिए वैसे सेकेंड पार्ट है ये। अब ये है ईच ऑफ द बॉय। अब हम ये भी कह सकते हैं लड़कों में से हर एक, लड़कों में से हर एक खेल रहा है। लड़कों में से हर एक कैसे कहेंगे, एक लड़के में से हर एक तो हो नहीं सकता, लड़कों में से हर एक होगा तो ईच ऑफ द बॉयज़ और साथ में इज़। लड़कों में से हर एक खेल रहा है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, बॉयज़ आ गया, और सिंगुलर वर्ब आता है, इज़ हो गया, सही है। अब एवरी ऐसे यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि एवरी के बाद क्या ज़रूरी था, एवरी के बाद नाउन ज़रूरी है ना, एवरी बॉय, एवरी बुक, एवरी चाइल्ड, एवरी पर्सन, ऑफ नहीं आ सकता, तो ये सेंटेंस ही बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे रूल लिखा है ईच के बाद ऑफ लाएंगे तो प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ द बुक्स इज़ गुड, ईच ऑफ द पर्सन्स वॉज कमिंग, ऐसे कहेंगे। नेक्स्ट थर्ड तो छोटा सा इसका थर्ड पार्ट, ईच के साथ आपको सिंगुलर ही लाना है। ईच इज प्लेइंग, ईच इज प्लेइंग ऐसे बोलेंगे। एवरी इज प्लेइंग, आर प्लेइंग हो नहीं सकता क्योंकि एवरी के बाद तो नाउन ज़रूरी था, तो ईच के बाद सिंगुलर आता है। बस एक एक्सेप्शन है, जैसे हम कहें वी ईच आर प्लेइंग, ये सेंटेंस सही है, हम में से हर एक खेल रहा है। यहाँ पे वी ईच कहा, आर क्यों कहा, जब सब्जेक्ट पहले हो फिर ईच हो तो फिर प्लूरल आएगा, मतलब सब्जेक्ट हो फिर ईच हो तो फिर वर्ब प्लूरल यूज़ होगा। ये कम पूछते हैं लेकिन इसी में दे दिया, तो बस यही। वैसे हमेशा ईच के साथ सिंगुलर लाना है, लेकिन यही एक केस है जब प्लूरल आएगा, तो ये सेंटेंस सही था क्योंकि रूल ऊपर लिखा हुआ है। रूल नंबर 21 था, 22 है। इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक है, मतलब हिंदी में भी हम लोग इसको कई बार गलत यूज़ करते हैं। पहले तो ये देखिए हु या विच में क्या डिफरेंस है। हु आपको पता है पर्सन के लिए, इंसान के लिए हु आता है, विच नॉन लिविंग के लिए आएगा। इंसान के लिए हु और विच नॉन लिविंग के लिए डिफरेंस है। अब है ये तो आपको पता है। अब हु या विच में से कौन सी चीज़ आए वो किस पे डिपेंड करता है। हु या विच में से जो भी आएगा वो अपने से ठीक पहले वाले नाउन प्रोनाउन के बेस पे आएगा। इससे जस्ट पहले, हु या विच से जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसके बेस पे आपको हु या विच में से कुछ लाना है, और इसी नाउन प्रोनाउन के बेस पे आपको आगे का वर्ब लाना है, इसी जस्ट पहले वाले। तो याद रखिए जस्ट ठीक पहले, तो यहाँ लिख देते हैं ठीक पहले वाला, इससे आपको याद रहे ये। अब ये तो थोड़ा सिंपल सेंटेंस यूज़ किया है अभी। आई एम द पर्सन हु या विच इज एम गाइडिंग देम। आई एम द प्लेयर, प्लेयर हो गया नाउन। नाउन से जस्ट मतलब हु या विच में से डिसाइड करना है क्या लाएं, तो क्या आएगा, प्लेयर इंसान हुआ, विच लाएंगे। आई एम द प्लेयर, एक सेकेंड गलत लिख दिया, इंसान है तो विच कैसे उल्टा कर दिया। यहाँ पे होगा आई एम द प्लेयर हु, क्योंकि प्लेयर इंसान है तो फिर हुआ आएगा, आई एम द प्लेयर हु, और इसी प्लेयर के हिसाब से इज होगा। आई एम द प्लेयर हु इज गाइडिंग देम, मैं वही खिलाड़ी हूँ जो उनका गाइड कर रहा है। तो आई के साथ एम आना चाहिए, वो तो आई चुका, आई के साथ एम आ गया। बागे जो आगे की चीज़ है, बाकी का जो भी है वो तो प्लेयर के अकॉर्डिंग आएगा। तो आई एम द प्लेयर हु इज गाइडिंग देम ऐसे होगा। नेक्स्ट, अब सेंटेंस यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। आई एम वन ऑफ द प्लेयर या प्लेयर्स, मैं एक खिलाड़ी में से एक हूँ हो सकता है, मैं एक खिलाड़ी में से एक हूँ नहीं हो सकता। आई एम वन ऑफ द प्लेयर्स होगा, मैं प्लेयर्स में से एक हूँ, तो आई एम वन ऑफ द प्लेयर्स हो गया। हु या विच में क्या आएगा, क्योंकि प्लेयर्स के अकॉर्डिंग करना है तो हु आया, और इसी प्लेयर्स के अकॉर्डिंग करना है, जस्ट पहले वाले, ठीक पहले वाले के से करना था, तो प्लेयर्स के हिसाब से एम हो गया, वो आर हो गया, प्लेयर्स के हिसाब से आर हुआ। आई एम वन ऑफ द प्लेयर्स हु आर गाइडिंग देम, आई के साथ एम आना चाहिए, वो आ चुका। अब आगे की चीज़ प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हुई, तो आई एम वन ऑफ द प्लेयर्स हु आर गाइडिंग देम ये कहेंगे। और प्लेयर्स
मैं उन खिलाड़ियों में से एक हूँ जो उनको गाइड कर रहे हैं। तो सिर्फ एक खिलाड़ी गाइड नहीं कर रहा है, कुछ प्लेयर्स गाइड कर रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। अनिल इज़ वन ऑफ द बॉय या बॉयज़ हु या विच इज़ आर हेल्पिंग अस। अनिल उन लड़कों में से एक है जो हमारी मदद कर रहे हैं। सिर्फ अनिल मदद नहीं कर रहा, उनमें से एक है। अनिल एक लड़के में से एक नहीं हो सकता, अनिल इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हुआ, बॉयज़ में से एक है। और हु आया क्योंकि बॉयज़ के अकॉर्डिंग हु हुआ, और इसी बॉयज़ के हिसाब से आर हुआ। अनिल इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु आर हेल्पिंग अस। अनिल उन लड़कों में से एक है जो हमारी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसमें लास्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ वन ऑफ द बुक या बुक्स हु या विच इज़ आर यूजलेस। ये उन किताबों में से एक है जो यूजलेस है। तो वन ऑफ द बुक्स होगा, एक बुक में से एक नहीं, बुक्स में से एक। वन ऑफ द बुक्स हुआ, बुक्स के अकॉर्डिंग विच होगा, वन ऑफ द बुक्स विच, और इन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग आगे का आर आएगा। उन किताबों में से एक है जो यूजलेस हैं। तो सिर्फ एक किताब यूजलेस नहीं है, कुछ बुक्स हैं यूजलेस, उनमें से एक ये भी है, ये कह रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, द क्यों आया है। द आया है, द का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि पर्टिकुलर के लिए द आता है, पर्टिकुलर विशेष के लिए द का यूज़ होता है। तो कौन सी बुक्स, जो कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं यूजलेस, उन वाली बुक्स में से ये भी है, उन वाली बुक्स में, उन पर्टिकुलर बुक्स से ये में से ये है, तो इसलिए यहाँ पे द लाए। और एक चीज़ देखिए, दी ओनली वन अगर कहेंगे, दी ओनली वन के साथ सिंगुलर वर्ब लाएंगे। अगर दी ओनली वन होता तो सिंगुलर। जैसे हम सेंटेंस यहाँ पे एक देखते हैं, अनिल इज़ वन ऑफ द बॉयज़ था, तो अनिल इज़ वन ऑफ द बॉयज़ की जगह अगर हम ये कहें, अनिल इज़ दी ओनली वन, अनिल लड़कों में से एक लौता है, दी ओनली वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से एक, लड़के में से एक लौता नहीं, लड़कों में से एक लौता है, दी ओनली वन ऑफ द बॉयज़ हु इज़ हेल्पिंग अस, ऐसे कहेंगे, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। लड़कों में से एक लौता है जो मदद कर रहा है। अब एक्शन कौन कर रहा है, मदद का एक्शन सिर्फ एक ही कर रहा है ना, तो उसी दी ओनली वन के हिसाब से इज आया। तो दी ओनली वन होता तो सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ वन है, ओनली वन नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंट था। थर्ड सेंटेंस में कह रहे थे कि वो लड़कों में से एक है जो मदद कर रहे हैं, तो कुछ बॉयज़ मदद कर रहे थे, लड़के मदद कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ अकेला अनिल ही मदद कर रहा है, ओनली वन में, दी ओनली वन मतलब इकलौता। 23rd रूल, इस रूल को कुछ बुक्स में गलत दिया है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब बहुत डिटेल में जैसे क्लास में वैसे किया था उस तरह से नहीं, सीधे आंसर पे जा रहे हैं। पहले तो उसमें बताते थे कि रॉन्ग क्या बुक्स में दिया है। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। जैसे राहुल वॉज विद अनिल सुरेश सुनील एंड आई, विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये सारे जो हैं ये ऑब्जेक्ट हुए, तो ऑब्जेक्ट अनिल सुरेश सुनील, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई डिफरेंस होता नहीं नाम में, मी हो जाएगा। राहुल वॉज विद अनिल सुरेश सुनील एंड मी, ऐसे कहेंगे। आई सैट डाउन बिटवीन यू एंड ही, अब यू एंड ही होगा, बिटवीन प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद ये दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट हो गई, तो यहाँ पे होगा बिटवीन यू एंड हिम, ऐसे कहेंगे। बिटवीन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद हिम आया ऑब्जेक्ट। अब इस रूल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, रूल को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, ये सारे प्रेपोजिशन हैं। अब ये सारे प्रेपोजिशन हैं तो मतलब इनके बाद वाली चीज़ क्या हुई, ऑब्जेक्ट हुई। तो फिर अगर ऐसा सेंटेंस हो, ये सारे प्रेपोजिशन है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये तो आपने अब जान लिया कि इनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। तो अब अगर ये सेंटेंस हो, अब सेंटेंस पे आइए, आई अलॉन्ग विद यू इज एम आर गोइंग, मतलब तुम्हारे साथ मैं जा रहा हूँ, आई सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विद प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद ये जो यू आ रहा है ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब इज एम आर में से क्या लाएं, वो कैसे डिसाइड करेंगे। एक चीज़ तो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है, एक ही तो है, सिर्फ सब्जेक्ट आई ही तो है। जब एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग तो वर्ब आता है, तो एम हो गया।
आई अलॉन्ग विद यू एम गोइंग, ऐसे कहेंगे। यू से कोई मतलब ही नहीं, एक सब्जेक्ट है उसी से मतलब है। शी टुगेदर विद मी इज एम आर गोइंग, शी सब्जेक्ट हुआ, टुगेदर विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद मी आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मतलब शी के हिसाब से हम इज लाएंगे। शी टुगेदर विद मी इज गोइंग, ऐसे कहेंगे। नेक्स्ट है दे अपार्ट फ्रॉम हर, दे सब्जेक्ट है, अपार्ट फ्रॉम प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये हर आ रहा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से फिर मतलब नहीं है, दे के हिसाब से आर हो गया। दे अपार्ट फ्रॉम हर आर गोइंग, इस तरह बोला जाएगा। इसमें मिस्टेक कैसे आ सकती है, एक और मिस्टेक, एक तो वर्ब वाली आती है, या ऐसे दे सकते हैं दे अपार्ट फ्रॉम हर के बजाय दे अपार्ट फ्रॉम शी इज गोइंग या आर गोइंग। इसमें क्या गलती है कि अपार्ट फ्रॉम प्रेपोजिशन जब है तो इसके बाद तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, तो शी नहीं होगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, ये होना चाहिए। ठीक है, बस ये मिस्टेक थी। और बिसाइड्स का मतलब के अलावा हो गया। एक और चीज़ जान लीजिए, बिसाइड क्या होता है। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बाय द साइड ऑफ, बगल में, बराबर में, बाय द साइड ऑफ। 23 था, 24 छोटा सा रूल है। अब लास्ट 2 रूल्स। ऑब्जेक्टिव पोजेसिव प्लस जेरेंट, जेरेंट के पहले, जेरेंट मतलब आईएनजी फॉर्म, उसके पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाएंगे पोजेसिव। ऑब्जेक्टिव फॉर्म मतलब जैसे आई का मी हो जाता है, ही का हिम है, ऐसी फॉर्म्स लाएंगे। या मेरा, उसका, उनका, तुम्हारा, माई, हिज, हर, योर, देयर। तो जेरेंट के पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ नहीं करिए, पोजेसिव लाइए। वैसे दोनों सही हैं लेकिन एग्जाम में मानते नहीं हैं, बस पोजेसिव को मानते हैं। सही हो जाएगा ही लाइक्स मी, नहीं, ही लाइक्स माई प्लेइंग, उसको मेरा खेलना पसंद है। और आई डू नॉट लाइक हिम या हिज सिंगिंग, आई डू नॉट लाइक हिज सिंगिंग, ऐसे कहेंगे। जेरेंट के पहले हिज आया। ठीक है, बस इतना सा रूल था। और इन्फिनेटिव से एक वो चीज़ पूछी जाती है कि इन्फिनेटिव को तोड़ा नहीं जाता। इन्फिनेटिव है जैसे ही टोल्ड मी, ये बहुत पूछते हैं, ही टोल्ड मी टू नॉट गो, ही टोल्ड मी टू नॉट गो गलत है, ही टोल्ड मी नॉट टू गो। इन्फिनेटिव है 2 + V1, उसके बीच में कुछ नहीं लाते। 25, अभी लास्ट रूल है, तो काफ़ी जल्दी जल्दी सब कर रहे। बीइंग स्टूपिड, अब ये कौन सा रूल है, आईएनजी फॉर्म से जो स्टार्ट होते हैं। आईएनजी फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जो आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस, उनके बारे में। अब इसको समझिए, थोड़ा हाई लेवल का है ये। बीइंग स्टूपिड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इवन सिंपल थिंग्स। सेंटेंस में 2 पार्ट्स हैं, एक है बीइंग स्टूपिड और एक है ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इवन सिंपल थिंग्स। अगर हम बीइंग स्टूपिड कह रहे हैं तो उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आया हमें पता। अगर हम सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ें बीइंग स्टूपिड, तो ये पता नहीं चल रहा कि हम किसको स्टूपिड कह रहे हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो फिर जो सेकेंड पार्ट का सब्जेक्ट, मतलब आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन फिर सेकेंड पार्ट का सब्जेक्ट पहले के लिए काम करता है। सेकेंड पार्ट का जो ही है वो पहले के लिए काम करेगा। मतलब इसका ये हुआ क्योंकि वो स्टूपिड था इसीलिए वो सिंपल चीज़ें भी नहीं समझ पाता था, क्योंकि वो मूर्ख था इसलिए आसान चीज़ें भी नहीं समझ पाता था। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि इसका मीनिंग सही निकल रहा है। पहले पार्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सेकेंड पार्ट का सब्जेक्ट पहले के लिए काम कर सकता है। मीनिंग इसका सही निकल रहा है कि मीनिंग इसके सेंस दे रहा है सेंटेंस, क्योंकि वो मूर्ख था इसलिए कुछ समझ नहीं पाता था। सेकेंड सेंटेंस बस सेंस सही निकलनी चाहिए तो करेक्ट है। बीइंग फेमस आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेकिंग अ सेल्फी विद हिम, क्या ये सही है? बीइंग फेमस में कोई सब्जेक्ट नहीं आया, आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है। अब सेकेंड पार्ट का सब्जेक्ट पहले के लिए काम करेगा। क्या हमारा आंसर सेंटेंस सही है? बीइंग फेमस का तो मतलब क्या हो गया, क्योंकि मैं फेमस था। जैसे यहाँ पे क्या निकल रहा था, बिकॉज ही वॉज स्टूपिड, बिकॉज की सेंस दे रहा था, बिकॉज ही वॉज स्टूपिड, ये मतलब था। अब सेकेंड सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, क्योंकि मैं फेमस था। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है दूसरे पार्ट का, तो बिकॉज आई वॉज फेमस। क्या ये सेंटेंस सही है? क्योंकि मैं फेमस था इसलिए मैं उसके साथ सेल्फी लेना चाह रहा था। होना तो ये चाहिए क्योंकि वो फेमस था, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है जैसे, इसलिए मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाह रहा था।
तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसका मतलब निकल रहा है क्योंकि मैं फेमस था तो मैं उसके साथ क्यों लेना चाह रहा था सेल्फी। होना चाहिए यहाँ पर, अब जो सब्जेक्ट हम लाना चाह रहे हैं, जो हम सेंटेंस बोलना चाह रहे थे कि कौन फेमस है, उस सब्जेक्ट को पहले ले आइए, बस उस सब्जेक्ट को वहाँ पे प्लेस करना है। सेंटेंस कौन फेमस है, ही फेमस है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम के साथ सेल्फी लेना चाह रहा है मतलब ही फेमस है, तो होना चाहिए सेंटेंस ही बीइंग फेमस। ये सही है, ही बीइंग फेमस आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, इस तरह से कहेंगे। पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस ही बीइंग फेमस, क्योंकि फेमस हमें लॉजिक से क्या पता चल रहा है, जिस आदमी के साथ सेल्फी लेनी है वो फेमस होगा, तो उसी आदमी को यहाँ शुरू में रख दिया सब्जेक्टिव फॉर्म, ही बीइंग फेमस आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऐसे कहेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा अब एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये दूसरा रूल बीच में आ गया लेकिन जान के दिया था। लुक फॉरवर्ड टू बहुत पूछते हैं। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है खुशी से वेट करना किसी चीज़ का, कि कुछ होने वाला है। लुक फॉरवर्ड टू और विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू दोनों के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, मतलब जेरेंड आता है, दोनों के बाद जेरेंड का यूज़ करना है। आई लुक फॉरवर्ड टू टेकिंग इसे लिखा है, आई लुक फॉरवर्ड टू टेक नहीं हो सकता, मैं खुशी से वेट कर रहा था कि सेल्फी लूँगा। इसी तरह से ही केम विद अ व्यू टू मीटिंग अस, मीटिंग होगा आईएनजी होगा, विद अ व्यू टू मतलब इरादे से, वो हमें मिलने के इरादे से आया था, तो ये भी इसी चैप्टर का है। थर्ड एग्जाम्पल, बीइंग सिक दे लुक्ड आफ्टर मी। बीइंग सिक में कोई सब्जेक्ट है नहीं, आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा, तो अब सेकेंड पार्ट का सब्जेक्ट दे है, क्या ये काम कर सकता है पहले के लिए? इसका मतलब क्या निकला, क्योंकि वे बीमार थे, इसका तो मतलब ये निकला बिकॉज दे वर सिक, क्योंकि वे बीमार थे इसलिए मेरी देखभाल की, दे लुक्ड आफ्टर मी। उल्टा नहीं हो गया, बीमार खुद थे, देखभाल मेरी कर रहे थे, दे लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, टेक केयर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसका सेंस इसकी गलत निकल रही है। अब क्या होगा यहाँ पे सही? सही दो तरह से अब हम लोग कर सकते हैं, या तो करिए आई बीइंग सिक, आई जो बीमार है उसको पहले, उस सब्जेक्ट को पहले पहुंचा दीजिए। आई बीइंग सिक दे लुक्ड आफ्टर मी, उन्होंने मेरी देखभाल की है तो मतलब मैं बीमार हूँ, आई दे लुक्ड आफ्टर मी, ऐसे कहिए। या एक दूसरा मेथड ये है कि अगर किसी तरह से जो सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट है वो आई होता, मैं बीमार था, तो सेंटेंस सही हो जाता। किसी तरह से हम सेकंड पार्ट में आई को ले आए, वो हम कैसे ला सकते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट कैसे सकते हैं? जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो उलट जाता है ना, तो वॉइस चेंज हम कर दें यहाँ पे। बीइंग सिक सही है, आई वॉज लुक्ड आफ्टर बाय देम, आई वॉज लुक्ड आफ्टर बाय देम, ऐसे कर सकते हैं। ये वॉइस चेंज हो गया, मेरी देखभाल की गई थी उनके द्वारा। अब ये कैसे सही हुआ? क्योंकि बीइंग सिक में आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन जो सेकंड पार्ट का आई है वो पहले के लिए काम कर सकता है, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मेरी देखभाल की गई, तो दोनों मेथड सही हैं। फर्स्ट पार्ट में कोई सब्जेक्ट ले आइए, या सेकंड पार्ट का जो में जो सब्जेक्ट है उसको उलट दीजिए वॉइस चेंज करके। नेक्स्ट है, अब ये लास्ट है, फोर्थ एग्जाम्पल, बीइंग अ रेनी डे वी कैंसल्ड अ पिकनिक। रेनी डे के लिए क्या आएगा? जब कोई सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ना हो तो इट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इट इज़ मंडे, इट इज़ ट्यूसडे, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ अ रेनी डे, ऐसे कहेंगे। रेनी डे के लिए इट लाएंगे, नॉन लिविंग के लिए, तो बीइंग से स्टार्ट हुआ, कोई सब्जेक्ट नहीं, सेकेंड पार्ट का सब्जेक्ट वी है, क्या ये पहले के लिए काम कर सकता है? इसका तो मतलब है क्योंकि हम रेनी डे थे, क्योंकि हम रेनी डे थे कैसे हो सकता है? तो यहाँ होना चाहिए इट बीइंग, सेंटेंस में इट आना चाहिए रेनी डे के लिए। इट बीइंग अ रेनी डे वी कैंसल्ड अ पिकनिक, इट बीइंग अ रेनी डे वी कैंसल्ड अ पिकनिक, ऐसे कहेंगे। ये सही हो गया, ठीक है, तो इट आ गया। और एक चीज़ जान लीजिए, कैंसिल के लिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है? कॉल ऑफ। कैंसिल के लिए कॉल ऑफ होता है, आप थोड़ा टाल रहे हैं किसी चीज़ को, पोस्टपोन कर रहे हैं तो पुट ऑफ होता है, टाइम से पहले कुछ कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, पोस्टपोन का उल्टा,
तो वो ब्रिंग फॉरवर्ड होता है। प्रीपोन कुछ होता नहीं है, ब्रिंग फॉरवर्ड उसके लिए। तो ये बस लास्ट था। अब इंग्लिश बहुत बड़ा पूरा ही सब्जेक्ट है, कितने दिन चलता है, महीनों चलता है, लेकिन उसको बिल्कुल शॉर्ट में करने की कोशिश की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट 25 रूल्स हैं उनको हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। ये लाइव क्लास हुई थी, लेकिन लाइव में बहुत बफरिंग हो रही थी, नेटवर्क इशू आज था, तो बहुत अटक अटक के आ रहा था। तो 9 रूल्स तो किसी तरह से किए थे, लेकिन वो किसी का मिस हुआ हो तो आप उसको देख लीजिएगा, इसी चैनल पे पार्ट 1 नाम से होगा। और बाकी के रूल्स हम लोगों ने इस रिकॉर्डेड वीडियो में किया है कि रिकॉर्डिंग में एटलीस्ट आप पढ़ तो सकते हैं पूरा। अब आप डाउट्स नहीं पूछ पा रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट क्लास तो हो जाए। तो आपको अब क्या करना है, आज अब ये क्लास आप पूरी दोनों देख लीजिएगा, पूरे 25 रूल्स देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से तो आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप एग्ज़ाम में जाएं तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाएं, ये करिएगा। और साथ में आपको बोला था कि प्रेपोजिशन के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल कॉमन वाले वर्ड्स हैं उनको देख लीजिए। कुछ जो वर्ब्स के कॉम्बिनेशन होते हैं वो देख लीजिए। जैसे लुक फॉरवर्ड टू आपको लिखवाया था, विद अ व्यू टू है, कस्टम टू के बाद ING आता है, एडिक्शन, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, इस तरह की चीज़ें हैं। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, तो प्रिवेंट के साथ जैसे फ्रॉम आता है, फॉरबिड के साथ 2+V1 आता है। ये कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने प्रैक्टिस में किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस में तो आए ही हैं। ये सब आप अच्छे से कर लीजिए, ये एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम यही हो सकता है। और वोकैबलरी में कुछ नई वोकैब बिल्कुल मत करने लगिएगा, पुरानी जो भी की है उसको एक बार दोहरा लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए जो भी आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे, आपके हो सकता है एनालिसिस हो तो उसमें मिलेंगे। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। तो आपको एग्ज़ाम के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आए, सब कुछ पढ़ा है, आसानी लेवल आएगा तो टेंशन ना लें। और आपने अगर पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मतलब थोड़ा बहुत भी, ये नहीं कि बिल्कुल ही जम के पढ़ा हो बहुत टाइम लगा के, लेकिन अगर आप जब आपको पता चला था कि एग्ज़ाम होने वाला है तब से अगर आपने पढ़ा था तो फिर तब भी आपका अच्छे से हो गया होगा। थैंक यू। अब हम लोग हो सकता है एनालिसिस में या फिर अब उसके बाद मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इसका PDF आपको ग्रुप पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।